अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रिस्पेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर फॉर कमिंग। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? खुश हैं? माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखें। सो दिस वर्कशॉप एंटाइटल्ड एम्पावरमेंट, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज के दौर में, और इसकी मुख्तलिफ़ इंटरप्रटेशंस की जा रही हैं, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव के हवाले से और दीगर लाइफ में एम्पावरमेंट की फ़ील्ड के हवाले से। सो बिफ़ोर वी बिगिन, मैं थोड़ा आइडिया लेना चाहूँगा कि मेरे सामने कौन लोग माशाल्लाह बैठे हैं, एजुकेटेड, ऑल ऑफ़ यू आर एजुकेटेड। सो आई लाइक टू नो कि आपका करंट पर्सपेक्टिव क्या है एम्पावरमेंट के बारे में। करंट आपके माइंड में क्या वर्ड आता है, क्या सेंटेंसेस आते हैं व्हेन यू हियर द वर्ड एम्पावरमेंट? गिव मी सम की वर्ड्स। लेट्स बिगिन विद दिस। जी, एम्पावरमेंट से क्या आता है जहन में? पहला वर्ड, की वर्ड, एबिलिटी, अथॉरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जी सॉरी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके जी, इधर से स्ट्रेंथ, राइट, और इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट लेना किसी चीज, इंटरेस्ट करना किसी चीज़ को। ओके, और इसके अलावा एनी अदर वर्ड? एम्पावरमेंट, वर्क प्लेस में एम्पावरमेंट का क्या मतलब है? वर्किंग प्लेस में होती है ना ये वर्कशॉप्स एम्पावरमेंट के, हम आपको एम्पावर कर रहे हैं। एम्प्लॉय को एम्पावर करने से क्या मुराद है? लीडरशिप और अथॉरिटी प्रोवाइड करना कि वो अपने डिसीजन मेकिंग कर सके खुद एतमादी के साथ, राइट। उसकी सेल्फ एस्टीम अच्छी हो, उसे अपने डिसीजन मेकिंग पे ट्रस्ट हो और अच्छे डिसीजन ले सके वो। और इन शॉर्ट मैं जो आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, इन शॉर्ट एम्पावरमेंट ये है व्हेन यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, बेसिकली दैट्स एम्पावरमेंट, राइट। जो बुक्स हम पढ़ी हैं हमने एम्पावरमेंट के बारे में और जो सुनने में आया है, जितनी रिसर्च की है, तो उसका जो समराइज़ मैंने किया वो ये कि एम्पावरमेंट इज़ टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, एंड व्हेन आई से टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, इट मीन्स इमोशनल मैनेजमेंट एज वेल। ओके, इट मीन्स गुड डिसीजन मेकिंग एंड इट मीन्स टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर डिसीजंस, कि मैंने अच्छे डिसीजंस लिए लाइफ में और जहाँ मैं स्टैंड करता हूँ इट्स एब्सोल्युटली राइट, जो भी मैंने डिसीजन मेकिंग ली। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स दे कम अंडर एम्पावरमेंट, राइट। सो लेट्स बिगिन विद दिस केस स्टडी। ये मेरी वर्कशॉप में एक करेक्टर हैं, लेट्स नेम हिम अहमद। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अहमद? जब पहला आप इसको देखते हैं अहमद को, तो पहला वर्ड क्या आता है आपके माइंड में? व्हाट्स द फर्स्ट इम्प्रेशन? कॉन्फिडेंट, करेक्ट। सॉरी, रिजिड। व्हाई रिजिड? ऑल राइट, फाइन। ओके, एनी अदर वर्ड? Self-conscious, confident, rigid, all these things, right? But confident, I think, superficial, okay, well-dressed, charismatic, कुछ लोग के माइंड में आ सकती है ये चीज़ भी, ठीक है ना। अब तो हम क्रिटिकली एनालाइज इसे अहमद को इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि वर्कशॉप ऐसी है। अदरवाइज इन रियल लाइफ शायद फर्स्ट इम्प्रेशन अहमद का ये होता कि कॉन्फिडेंट है और कैरिस्मेटिक है और बड़ा बोल्ड लग रहा है और अच्छे स्पीकिंग स्किल्स होंगे वगैरह वगैरह। बट लेट मी टेल यू कि अहमद का एक बहुत बड़ा मसला है जिनको हम कहते हैं 3 C's। ओके, दीज 3 C's, द 3 डेडली C's, C, द वर्ड C अल्फ़ाबेट का, एंड दीज 3 डेडली C's आर कंपैरिजन, कंप्लेंट एंड क्रिटिसिज्म। ओके, ये इसका मसला है। कंपैरिजन एज इन के दिस गाय लाइक्स टू कंपेयर हिमसेल्फ विद अदर्स, और इसने अपना पूरा जो लाइफ का खाका है वो दूसरों के साथ कंपैरिजन करके बनाया हुआ है कि उसकी लाइफ ऐसी जा रही है, मेरी भी ऐसी होनी चाहिए, उसकी जॉब यहाँ पे लग गई, मेरी भी यहाँ पे लगनी चाहिए, वो ये डिग्री कर रहा है तो मुझे भी ये डिग्री करनी चाहिए, या उसके इन लॉज बड़े अच्छे हैं, मेरे भी होने चाहिए, और उसकी वाइफ ऐसी है या उसका हस्बैंड ऐसा है, वगैरह वगैरह। सो ही हैज़ मेड दिस क्राइटेरिया अपॉन हिमसेल्फ के दूसरों की लाइफ के साथ कंपैरिजन। एक और मसला क्रिटिसिज्म। एक तो क्रिटिसिज्म करने की बहुत ज़्यादा आदत, दूसरा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की आदत नहीं।
people are going to really, in life you are going to meet people who are going to criticize you. Okay, आप में कीड़े निकालेंगे, आपको ताने देंगे, बहुत कुछ करेंगे. हमें फ़ोन आते रहते हैं ना काउंसलिंग केसेस के, मेजॉरिटी यही होते हैं कि मेरे रिलेटिव्स मुझे ताने देते हैं, बातें करते हैं कि तुमने ये फील्ड क्यों नहीं चूज़ की, वो क्यों नहीं की, ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया. तो लोगों की बातें तो कभी ख़त्म नहीं होती ना, लोगों की बातें तो जारी रहेंगी जब तक लाइफ है. तो लोगों के साथ इंटरेक्शन भी है और उनकी बातें भी हैं. तो इट मीन्स के ये कांस्टेंट फैक्टर है लाइफ का, लोगों की बातें. हमें लर्न कुछ ऐसा करना है कि उनकी बातों को बायपास करके हम एम्पावर हो जाएं. ओके, सो क्रिटिसिज्म, नॉट बीइंग एबल टू टेक क्रिटिसिज्म, एंड ऑल्सो ही लाइक्स टू क्रिटिसाइज पीपल अलॉट. और तीसरा सी मैंने क्या बताया था, जस्ट टू बी श्योर कि यू आर लिसनिंग? कंपैरिजन हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया, कंप्लेंट, नॉट सेटिस्फाइड अबाउट हिज लाइफ, टू मच कंप्लेंट्स कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ. ऑलवेज कंप्लेनिंग नेचर. जब भी घर आओ तो आते ही पहली बात कंप्लेन की, किसी से मिले तो कंप्लेन की, मुल्क तबाह हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है. सो लॉट ऑफ नेगेटिव टॉक. सो इससे नेगेटिव वाइब्स बहुत आते हैं. और एंगर मैनेजमेंट भी एक प्रॉब्लम है इसका, गुस्से का बहुत तेज़ है, राइट. और क्रिटिसिज्म नहीं ले सकता, और डुअल पर्सनैलिटी है, सेलेक्टेड मैनरिज्म्स हैं, कुछ के साथ अच्छा, कुछ के साथ बिल्कुल भी नहीं अच्छा. किन के साथ अच्छा? जिनके साथ कोई काम है उनके साथ अच्छा, जिनके साथ कोई काम नहीं है उनको फिर लिफ्ट भी नहीं करानी. ओके, सो दिस इज सिलेक्टेड मैनरिज्म. So all these things, they are a part of his personality, and these are the weaknesses in Ahmed. So what do you think? Even though he is dressed like an empowered person, is he really empowered? Is he really in control of himself? No. But unfortunately, मैंने image आपको इसलिए दिखाई है क्योंकि this is what media is actually telling us. कि this is empowerment. Okay? And they are showing you pictures of women. मैं perfect हूँ, जो एक ट्रेंड चल रहा है आजकल. कोई लॉन है उसका ट्रेंड चल रहा है, एंड दे आर शोइंग अ मटीरियलिस्टिक साइड ऑफ लाइफ. ओके, और उससे वो प्रूव कर रहे हैं कि परफेक्शन का मतलब ये है कि यू ड्रेस अप एज अ बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट वुमेन, एंड दैट मीन्स यू आर एम्पावर्ड एंड यू आर परफेक्ट. और आपको बातें करनी आती हो, आपको बदतमीज़ी करनी आती हो, और आपको लड़कों के पास बैठ के ऊंची ऊंची कहके मारने आते हो और हाई फाइव करने आती हो. तो ऑल दीज थिंग्स दे आर शोइंग दिस इज एक्चुअली रियल एम्पावरमेंट. यू आर इन कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ. वेयर एज वो लड़की जिसको दिखा रहे हैं एज एन एम्पावर्ड वुमेन, हो सकता है उसके 3 C's हों. दीज 3 डेडली C's आई टोल्ड यू. कौन कौन से? कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म एंड कंप्लेंट्स. बहुत लोगों के 3 डेडली C's होते हैं. सो इन शॉर्ट, empowerment is not about more of a material outlook, but it is more of a intrinsic values. जो हमारी intrinsic values हैं, हमारी इमोशनल मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें. अब आप खुद देखें कि एडवर्टीजमेंट्स क्या कोई मॉरल मैसेज दे रही हैं, मॉरलिटी रिलेटेड, या कोई इंट्रिंसिक वैल्यूज़ पे बात कर रही हैं? नो, ऑल दे टॉक अबाउट इज़ एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़. हमें कैसा दिखना चाहिए, हमें कैसा ड्रेसअप करना चाहिए, हमें कैसा लगना चाहिए, हमें किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए हमारा, राइट. ये चीज़ें वो हमें सिखा रही हैं. सो पहली चीज़ तो ये कि हमें एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट सही से समझने की ज़रूरत है. आर दिस पीपल एम्पावर्ड? हमारी यूथ ये समझती है, क्योंकि मेरी वर्कशॉप ज़्यादा यूथ बेस्ड होती हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ तो वहाँ पे इस सोच की यूथ है डेफिनेटली, जो बॉलीवुड के एक्टर्स से इतना इम्प्रेस होते हैं कि दे स्मोक मैरिली बिकॉज अ बॉलीवुड एक्टर और अ हॉलीवुड एक्टर स्मोक्स, और बिकॉज दे सी कि जब उसे कोई गम हुआ तो उसने सिगरेट लगा लिया जेब से निकाल के, या जब उसे कोई लाइफ ने पुश डाउन किया तो वो बार में गया और बार में जाके उसने जो है वो शराब पी, और उसके बाद उसके जहन में एक फैंटास्टिक आइडिया आया और बार में उसे कोई एक्समैन मिला या जो भी मिला, और फिर उसकी लाइफ सुधर गई. सो ये चीज़ यूथ को फीड की जा रही है. बट टू बी ऑनेस्ट, if you look at them and if you compare their character with what is mentioned in Surah Luqman, जो लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहतें की थी कि never look down upon people, okay, and when you are walking, walk humbly. Now walk humbly doesn't mean कि walk ill confident as an ill confident individual. Walk humbly simply means कि walk gracefully but don't look down upon people. लोगों को जो है कुचलते हुए ना गुजरो और किसी को अपने से नीचा ना समझो. But seeing their facial expressions, what do you think? क्या ये graceful इंसान के facial expressions हैं? Tell me. अगर हैं तो we'll talk about it, but I don't think so कि ये कोई graceful इंसान के expression है. But this is style, okay?
और मज़े की बात यह कि इस स्टाइल को डिस्करेज भी नहीं किया जा रहा मूवीज़ में, इस स्टाइल को बल्कि ग्लैमराइज करके मज़ीद कूल अंदाज से दिखाया जा रहा है। और यही उनका जो है एक एजेंडा है। दिस कॉरपोरेट सेक्टर, गॉडलेस कॉरपोरेट सेक्टर, दे जस्ट वांट देयर अल्कोहल एंड सिगरेट सोल्ड, दैट्स इट। उन्हें इससे नहीं है कि इसका सोशल इफ़ेक्ट क्या होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं यूथ की लाइफ पे। नो, दे जस्ट नीड मनी, दैट्स वाई वो अपने सिगरेट को, सिगार को, अल्कोहल को सेल करेंगे, वट एवर वे दे कैन फाइंड, through movies, through TV series or whatsoever. Okay, so this is to break an image कि this is actually not empowerment. कॉलर को चढ़ा लेना, बटन्स खोल लेना और एक बदमाश की तरह, थग की तरह वॉक करते फिरना और सबसे थग की तरह बात करना, राइट। और हमारे यहाँ भी ये थग कल्चर है रिलीजियस लोगों में। जब हमसे कोई सलाम लेता है तो हम थग की तरह जवाब देते हैं, लाइक अ थग एंड वालेकुम सलाम। ओके, तो हमारे चेहरे पे स्माइल नहीं होती और सीना फुला के। सो all these things, these doesn't show actually you are empowered, these show you are insecure. You are insecure कि अगले मेरे बारे में पता नहीं क्या इमेज लेंगे। You are not being yourself. Rather being yourself is real empowerment and falling in love with you the way you are is real empowerment. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। What about this? Is this man empowered? But they think so. और आजकल इस तरह इन फैशन शोज़ पे बिलियन ऑफ रुपीज़ लग जाते हैं, मिलियन ऑफ रुपीज़ लग जाते हैं। बट व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड इट, आई हैव नो आइडिया व्हाट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू शो। और वो हदीस जो है कि मर्द जो है वो औरतों की तरह हो जाएंगे, औरत जो है मर्द की तरह हो जाएंगे। सो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग बम्बार्डेड अपॉन अस through advertisements, through fashion industry. They are trying to present us a way of life which is contrary to our values. और दे से कि मौलवीज़ जो हैं बड़े एग्रेसिव होते हैं, मौलवीज़ दावा करते हुए थोपते हैं चीज़ें, हालांकि थोप वो रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो मौलवी थोप रहे हैं कि वो लोग थोप रहे हैं। मैं तो डिसएग्री करता हूँ उनकी एडवर्टीजमेंट से, फिर भी वो दिखा रहे हैं। तो डेमोक्रेसी तो ना हुई ना। आप बेशक सर्वे करा के देख लें तो 80% लोग उस लाइफस्टाइल से डिसएग्री करेंगे जो हम टीवी पे दिखाया जा रहा है, जो ड्रामाज में दिखाया जा रहा है, बट स्टिल दे आर शोइंग। इसका मतलब है कि वो थोप रहे हैं हम पे चीज़ें, हम उन पे नहीं थोप रहे चीज़ें। ओके, सो मूविंग ऑन। ये प्याला दिखाने का मेरा मकसद ये है कि देखें, हमने 3 C's की बात की ना, तो कुछ लोग का मसला होता है कि उनका बर्तन बहुत छोटा होता है। एंड व्हेन आई से कि उनका बर्तन बहुत छोटा होता है तो क्या ख्याल है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कौन सा बर्तन? यस, गुड, हाँ, वेरी गुड वर्ड, ज़र्फ़। एक ब्रदर ने कहा उनका ज़र्फ़ बहुत छोटा होता है। ज़र्फ़ क्या होता है? Anyone from here? ज़र्फ़ क्या है जी? दिल की वुसअत। गुड गुड, बहुत अच्छा सिस्टर ने बहुत अच्छी एक डेफिनेशन बताई कि ज़र्फ़ ये कि दिल की वुसअत, कि हाउ ब्रॉड योर हार्ट इज़, how much it can digest things and how much it can up to what extent it can take things, और रिएक्शन क्या होगा आपका चीज़ों के लिए। ओके, इमोशनल मैनेजमेंट भी इसे कह सकते हैं। कुछ लोग का बर्तन बहुत छोटा होता है, यानी छोटी छोटी बात पे वो परेशान हो जाते हैं और पैनिक अटैक्स होने लग जाते हैं उन्हें, और अंडर प्रेशर दे कोलैप्स, दे कांट थिंक अंडर प्रेशर। ओके, और जब उन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं और एकदम से कोई ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं तो उनका माइंड जैम हो जाता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये नेचुरल चीज़ है। ओके, ये सबके साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेज़ में जाके लाइफ में होता है, और नेचुरली इनहेरिटेड फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। हो सकता है आपके इनहेरिटेंस में हो कोलैप्स करना प्रेशर में। ओके, हो सकता है कि एक लर्नेड बिहेवियर हो कि आपके बैड एक्सपीरियंसेस इतने हैं कि आप अब कोलैप्स हो जाते हैं क्योंकि आपके फेलियर्स बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो दोनों चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। वट एवर द केस, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हर चीज़ का हल अल्लाह ने रखा हुआ है। अल्लाह ने कहा है कि इंसान को हमने किस में पैदा किया है, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद, वेरीली वी हैव क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग इन टॉयल एंड स्ट्रगल। तो टॉयल एंड स्ट्रगल का क्या मतलब है कि हर चीज़ स्ट्रगल के साथ हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं। हर चीज़ लर्न करनी पड़ती है। ओके, कुछ चीज़ें अल्लाह ने आपको नेचुरली दी हैं, कुछ चीज़ें अल्लाह ने आपको नहीं दी नेचुरली, यू हैव टू लर्न। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को गुस्सा बहुत आता है, उसके लिए गुस्सा एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए फॉरगिव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक नेचुरल ट्रेट नहीं है उसका। ये टेस्ट है, ये ट्रायल है, और वो करेगा तो उसको रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मिलेगा। कुछ के लिए गुस्सा कंट्रोल करना इज़ वेरी ईजी, और उसके लिए माफ़ करना, फॉरगिव करना
बहुत आसान है। क्यों? नेचुरली उसका बर्तन क्या है? बहुत वसी है उसका बर्तन। क्या ख्याल है, ज़्यादा रिवॉर्ड किसको मिलेगा, जिसका बर्तन वसी है या जिसका बर्तन इतना वसी नहीं है? ज़्यादा रिवॉर्ड किसके लिए? जिसका बर्तन ऑब्वियसली इतना वसी नहीं। तो लोग जो कहते हैं ना मैं तो नेचुरली ऐसा हूँ या मैं तो नेचुरली ऐसी हूँ, मेरे से नहीं होता भाई, मेरा तो ये टेम्परामेंट है, आपने गुजारा करना है तो करें। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी रीज़न बन रही है हमारे क्लैशेस की, वट एवर द क्लैशेस में भी, मैरिज में हो या रियल लाइफ सिनेरियोज़ में हो या रिलेशनशिप में हो या जॉब एनवायरनमेंट में हो के। तो इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये सोच, ये माइंडसेट ख़तरनाक है कि आई कांट डू इट और मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ गुजारा करना है तो करो। तो इस्लाम का फिर क्या फ़ायदा? फिर इस्लाम ने आप में क्या चेंज किया है? अगर आपने सिर्फ दाढ़ी रख ली है, बुर्का पहन लिया है और नमाज़ें पढ़ रहे हैं और पर्सनैलिटी वैसी की वैसी है, तो सॉरी टू से फिर इस्लाम के फ्रेमवर्क ने आपको हेल्प नहीं किया या इस्लाम के फ्रेमवर्क से आप सही तरह से फ़ायदा नहीं ले सके। ओके, इन चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए बहुत ज़्यादा। सो परेशानी की बात नहीं है, पॉइंट इज़ दिस, अगर आपका बर्तन छोटा है सो नो प्रॉब्लम। इंशाल्लाह हम इस वर्कशॉप में यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि छोटे बर्तन वाले जो लोग हैं या जिनका छोटा बर्तन है तो उन्हें कैसे इन चीज़ों पे काबू पाना है, व्हाट आर दोज टूल्स जिनसे इंशाल्लाह ताला वो एम्पावर हो जाएंगे। ओके, सो लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट इट टेल्स यू, लेट मी गिव यू अ हिंट, इट टेल्स अबाउट लाइफ। Fast life, correct, very fast life, okay, like a bus, fast moving bus, ठीक है, इतनी स्पीड पे जा रही है कि चीज़ें भी नज़र सही से नहीं आ रही। एंड दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग टू अस। लाइफ 21st सेंचुरी में बहुत पेस हो गई है लाइफ की और नए नए स्ट्रेसेस हैं 21st सेंचुरी में। जो स्ट्रेस 20th सेंचुरी के थे वो शायद अब नहीं है, बल्कि अब नए स्ट्रेसेस ऐड हो गए, पेरेंटिंग के नए चैलेंजेस आ गए हमें। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स दे आर बीइंग रेवोल्यूशनाइज, डायनामिक्स चेंज हो गए सोसाइटी के। सो व्हाट इफ इस बस की ब्रेक फेल हो जाए तो, एंड यू आर सिटिंग इनसाइड दिस बस, आप सब लेट्स से एक पूरी बस है और ये जा रही है और ये बहुत स्पीड पे जा रही है और इसकी आपको पता लगा कि ब्रेक फेल हो गई, तो आपका इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा? व्हाट्स द फर्स्ट रिएक्शन? फरार होने की, लेकिन जंप बाहर लगाएंगे तो वो तो सीधा सीधा फिर ऊपर ही जाएंगे। सो व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? डेफिनेटली फरार से मुराद है कि उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे और कलमा शहादत, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लग जाएंगे, राइट? और इसके अलावा यस, थिंक ऑफ योर फैमिली इमीडिएटली एंड प्रे फॉर देम, या राइट? और इसके अलावा प्लान हाउ टू, ओह यस, दैट्स करेक्ट। देखें, कोई तो बस में होगा ना जो कुछ और सोच रहा होगा। मेजॉरिटी का 90% का 95% का यही होगा रवैया कि अब वक्त आने वाला है और वो चीखो पुकार करेंगे, रोएंगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है सिचुएशन। बट कोई वहाँ पे ऐसा शख्स बैठा होगा जिसको नॉलेज है बस का और जिसको पता है कि ब्रेकिंग सिस्टम जब फेल होता है तो इसका बैकअप मैकेनिज़्म क्या है। ओके, मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम हमें यही सिखाने आया कि जब लाइफ में आपको ठोकरें लगें और लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ तो हैं ही, लाइफ कोई हंसी मजाक तो है नहीं, तो इस्लाम तरीका तो बताता ही है कि करना क्या है, बट बैकअप मैकेनिज़म्स भी आपको बताता है। इसीलिए प्रॉफिट याकूब अलैहिस्सलाम ने बार बार अपने बच्चों को क्या कहा था? सूरह यूसुफ में एक वर्ड वो बार बार कहते थे, एक सेंटेंस, कि बच्चों मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, मुझे अल्लाह की तरफ से वो पता है जो तुम्हें नहीं पता। इट मीन्स के नॉलेज अबाउट समथिंग। ओके, ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि हमें लाइफ की नेचर ही नहीं पता, लाइफ के बारे में नॉलेज ही नहीं है। अभी हम एक कॉन्फ्रेंस से आ रहे थे, मैरियट में कॉन्फ्रेंस थी सिंगल पेरेंट्स के ऊपर जिनमें डिवोर्सेस ज़्यादा थे और कुछ के हस्बैंड्स फौत हो चुके थे। तो वहाँ पे इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट था, इतना डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट था, लोगों की स्टोरी सुन के मतलब हम भी वहाँ डिप्रेस हो गए। बट लिटरली जब हमने ऑब्ज़र्व किया कि देखा कि लोग क्यों डिप्रेस्ड हैं, तो ये बात पता लगी कि लैक ऑफ नॉलेज। लिटरली यानी एक आंटी ने कहा आके स्टेज पे कि ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे हैं और मैं अल्लाह से शिकवा करती हूँ। लिटरली उन्होंने स्टेज पे आके कहा कि मेरी अल्लाह से शिकायत है। और शिकायत क्या थी? शिकायत ये थी कि मैं इतनी नेक हूँ, मैं तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, 5 टाइम भी पढ़ती हूँ और मैंने लोगों की इतनी हेल्प की है, तो अल्लाह ने मेरी हेल्प क्यों नहीं की? अल्लाह ने मुझे इस सिचुएशन में क्यों डाल दिया? और सिचुएशन ये थी कि ब्रेक फेल हो गई थी, हस्बैंड उनके अचानक फौत हो गए थे
और कोई पैसे भी नहीं थे, कमाने वाला अब कोई नहीं है, तो इसको मैं ब्रेक फेल ही कहूँगा ना। बेटी की एजुकेशन भी है, शादी भी करनी है, सारी चीज़ें। तो शी डिडंट नो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। इन शॉर्ट, उनको नॉलेज नहीं था। किस चीज़ का नॉलेज नहीं था? कि लाइफ इज़ अ टेस्ट। किस चीज़ का नॉलेज नहीं था? कि जब टेस्ट आएगा तो फिर हाउ टू कनेक्ट टू अल्लाह। और इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि अंबिया पे कितनी मुश्किलात आई हैं। मेरी थोड़ी सी बारी आई, 7 मिनट मिले, तो मैंने पहली बात यही कही कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो फिर सबसे ज़्यादा शिकवा होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेक वो थे। इसके बावजूद बेटियों की तलाक हुई उनकी, इसके बावजूद उनकी वाइफ की डेथ हो गई, शिब अबी तालिब के बाद उनके अंकल की डेथ हो गई। वो ऑर्फन थे। लेट्स स्टार्ट विद ऑर्फन, बीइंग एन ऑर्फन। 6 साल में उनके माँ बाप नहीं थे, तो हु टुक केयर ऑफ हिम? अल्लाह ने कैसे उनका इंतज़ाम किया? तो आप तो फिर भी हैं अपनी बेटी के साथ, आपके तो सिर्फ शौहर अभी फौत हुए हैं ना। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो ना फादर थे ना मदर थी, तो किस तरह से उन्होंने सरवाइव किया? फिर याकूब अलैहिस्सलाम की लाइफ देखें कि बेटे की जुदाई, और उस एज में सोशल मीडिया भी नहीं था, कोई फ़ोन भी नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, उनको ख़बर भी नहीं थी। एक तो होता है ना कि बेटे का पता हो कि बेटा फौत हो गया, तो चलो 3 दिन बाद 10 दिन बाद हीलिंग हो जाती। एक है कि आपका बच्चा गुम गया, आपको ना पता है कि वो ज़िंदा है, ना आपको पता है कि वो मर गया, तो फिर क्या सिचुएशन होगी आप सोच सकते हैं। किस कर्ब में वो होंगे, इसके बावजूद वो सेटिस्फाइड थे। हज़रत अयूब की एग्ज़ाम्पल लें, वहाँ पे मैंने दी कि हज़रत अयूब 19 साल जो है उन्हें बीमारी रही, कितनी बीमारी लाहिक थी उन्हें। कोढ़ का मर्ज जो है उनको हो गया था, उनकी वाइफ तक उन्हें छोड़ गई थी। हज़रत यूनुस की एग्ज़ाम्पल लें कि इन द बेली ऑफ वेल और डार्कनेस अपॉन डार्कनेस, तो क्या उन पर गुजर रही होगी। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम की एग्ज़ाम्पल लें कि अल्लाह ने कैसल में थे, वो फ़िरौन के कैसल में परवरिश हुई, उसके बाद एक बंदा गलती से उनसे मर गया, उन्होंने उसको पंच किया, बंदा मर गया, एंड ही बिकेम लिटरली एक मुजरिम बन गए वो उनकी आंखों में। किसकी आंखों में? उस गवर्नमेंट की आंखों में। एंड ही हैड टू फ्ली। अब सोचें कि एक बंदा भाग गया एक जगह से, उस पर कत्ल का इल्ज़ाम है, और भाग के कहाँ पे गए? जंगल में। और जंगल में कोई फाइनेंस नहीं था उनके पास, कोई रहने की जगह नहीं थी। किसने इंतज़ाम किया? अल्लाह ने उनका निकाह भी करवाया, उनका इंतज़ाम भी किया, और जंगल में उनकी प्रेपरेशन की। तो अल्लाह कुछ लोगों को जो है वो महल से उठा के जंगल में ले जाते हैं, और कुछ लोगों को जो है वो जंगल से उठा के महल में ले जाते हैं। जंगल से उठा के महल में किसको लेकर गए थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम को। ओके, तो इट डिपेंड्स कि अल्लाह किससे क्या काम लेना चाहते हैं। तो कुरान ने एग्जांपल जो है ना हमें ऐसे ही नहीं दी, इनके पीछे बहुत फ़िलासफ़ी है। और कभी कभी अल्लाह कुएं में भी फेंकवा देते हैं, ठीक है, आपको और अंबिया को। और कुएं में फेंकवाने से क्या मुराद है? अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास 2 ही ऑप्शन थी, या बाहर निकलते कुएं से, या क्या करते? वेट करते कुएं में। अगर बाहर निकलते तो बाहर कौन वेट कर रहा था? भाई लोग, उन्होंने फिर फेंक देना था कुएं में, या भेड़िए। और अगर कुएं के अंदर रहते तो फिर भूख और प्यास से क्या होना था? अल्टीमेटली ही वुड हैव डाइड। कभी कभी लाइफ में सिचुएशन आती है कि यू आर स्टक और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप ना इधर क्यों ना उधर क्यों। इससे अल्लाह क्या सिखाना चाहते हैं? सोचने की बात है। बेसिकली अल्लाह हमें ये बताना चाहते हैं कि व्हेन यू आर स्टक, तो फिर तुम्हारे पास सिर्फ कौन है? सिर्फ मैं हूँ। और ये अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास कि आप मेरे साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करो। तमाम अंबिया ने दुख में ज़्यादा रिलेशन इस्टेब्लिश किया अल्लाह से। सूरह अंबिया में अंबिया की क्वालिटी बताई अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि जब उन पे गम आता था तो हमारे ज़्यादा करीब हो जाते थे। और हमारा उल्टा हिसाब है कि जब हम पे डिफ़िकल्टी आती है, थोड़ा सा कोई टेस्ट और ट्रायल आता है, तो हम मज़ीद फिर जाते हैं। और सबसे पहले हमारी नमाज़ें इफ़ेक्ट होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ईमान, फिर आहिस्ता आहिस्ता पैसिव शिकवा। एक तो होता है ना एक्टिव शिकवा, जैसे आंटी ने कर दिया कि मुझे अल्लाह से शिकायत है। एक पैसिव शिकवा होता है, हिडन शिकवा, कि आप गुनाह करते हैं और गुनाह करके आप समझते हैं कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के ख़िलाफ़ रेबेल कर रहा हूँ, नाउज़ बिल्लाह। ये आपका एक पैसिव शिकवा होता है। आप अपने आप को सेल्फ टॉर्चर करते हैं, सेल्फ इन्फ्लिक्ट करते हैं। तो इन चीज़ों से सीखना है कि वो रियल एम्पावर्ड लोग थे कि मुश्किल में भी उन्होंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, और वो हमारे लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है। मैंने वहाँ ये भी कहा कि आंटी यू जस्ट टेल मी एनी ऑफ़ योर प्रॉब्लम, बल्कि सबको कहा कि आप मुझे अपनी कोई प्रॉब्लम बताएं एंड आई विल प्रूव टू यू कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद 20 टाइम्स ज़्यादा इस प्रॉब्लम को सहा है। कोई एग्जांपल दे दें हमने। औलाद की जुदाई, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके बेटे जो हैं वफ़ात पाए, जो इब्राहीम थे। जहाँ तक बात है बीवी की जुदाई, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ उस दौर में फ़ौत हुई जब उन्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी। फिर ताने, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या कहा जाता था? मैड मैन, क्या क्या कहा जाता था? ये जादूगर है, क्या क्या कहा जाता था कि ये लायर है। एक झूठे को भी झूठा कहे ना तो वो माइंड करता है। तो सोचें कि एक सच्चे तरीन इंसान को झूठा कहा जाए
तो उसके दिल पे क्या बीती होगी। एक पागल को पागल कहो तो माइंड करता है, बट एक अक्लमंद आदमी को आप पागल कह रहे हैं। और पागल भी कौन कह रहे हैं? रिश्तेदार। वो कोई भी आपको कहे कि मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत कुछ कहते हैं, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों ने क्या किया उनके साथ? अबू लहब ने तलाक करवा दी दोनों बेटियों की। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां, अबू लहब के यहाँ निकाह हुआ था, दोनों बेटियों की तलाक करा दी। और रीज़न क्या थी? कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और ये मुस्लिम हो चुका है, हमारे दीन से फिर चुका है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी डिफ़िकल्टीज़ झेली हैं, इसके बावजूद गौर से सुनिए, इसके बावजूद उनके चेहरे पे स्माइल, इसके बावजूद सबसे मुतमईन शख्स वो, इसके बावजूद फैमिली के साथ सबसे अच्छे वो, इसके बावजूद लीडर भी वो, इसके बावजूद सोसाइटी को भी वो रन कर रहे हैं, लीडर बन के भी आ रहे हैं सामने, कमांडर बन के भी आ रहे हैं सामने, और अल्लाह का दीन उन्होंने जो है वो कोने कोने तक भी पहुंचाना है। यानी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और इस सब के बावजूद, दुख के बावजूद, गम के बावजूद, इन सारी चीज़ों के बावजूद ही इज़ स्माइलिंग एंड ही इज़ द मोस्ट अमेजिंग पर्सन, ही इज़ द मोस्ट हैप्पी पर्सन, ही इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन। तो सोचें कि क्या था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास? क्या उन्होंने कोई साइकोलॉजी पढ़ी थी? क्या वो जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स को नाउज़ुबिल्लाह कोई ऐसी बात थी? नो, वो क्या चीज़ थी? यही तो हमें कुरान बताने आया ना कि किस चीज़ ने उन्हें एम्पावर किया हुआ था। सहाबा को बड़ी बड़ी उनके साथ हादसात हो जाते थे, लेकिन दे वर लिविंग अ वेरी सेटिस्फाइड लाइफ। वाई? बिकॉज मैं समझता हूँ कि दे वर रियली एम्पावर्ड इन द ट्रू सेंस। ओके, सो लाइफ की ब्रेक जब फेल हो जाए तो व्हाट यू नीड? नॉलेज। किस चीज़ का नॉलेज? नॉलेज ऑफ लाइफ, नॉलेज ऑफ अल्लाह, नॉलेज ऑफ तकदीर, नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ लाइफ, फिलोसफी ऑफ लाइफ। ओके, नॉलेज ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। जितना नॉलेज होगा उतना बच जाएंगे, जितना नॉलेज कम होगा चीखो पुकार करेंगे और लोगों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे और लोगों से बैक करेंगे जा जाके कि मेरी मदद करो, मेरा ये करो, मेरा वो करो। जबकि नॉलेज जितना होगा तो याकूब अलैहिस्सलाम वाली पर्सनैलिटी होगी कि इवन दो ही वॉज इन सैड स्टेट, उन्होंने कहा कि मैं बेशक अपनी सैडनेस और अपना ग्रीफ जो है ना, ये बहुत प्रोलॉन्ग सैडनेस को कहते हैं। एक तो सैडनेस है ना कि आज मैं सैड फील कर रहा हूँ, एक है ग्रीफ है प्रोलॉन्ग सैडनेस। प्रोलॉन्ग सैडनेस क्यों थी प्रॉफिट याकूब को? क्योंकि उनके बेटे जो हैं उनसे जुदा थे और वो इस स्टेट में थे। प्रोलॉन्ग सैडनेस इज़ नेचुरल, बट डिप्रेशन इज़ समथिंग जिसको ओवरकम करना चाहिए। इन दोनों में बहुत फ़र्क है, बड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, डिप्रेशन एंड सैडनेस। ओके, इवन दो ही वॉज सैड, ही नेवर बिकेम डिप्रेस्ड और डीमोटिवेटेड टू दैट एक्सटेंट कि वो अल्लाह से शिकवा करने लगे, टू दैट एक्सटेंट कि वो धाड़े मार मार के रोएं, या टू दैट एक्सटेंट कि वो कंप्लेन करना शुरू कर दें, बल्कि हमेशा उनके मुंह से पॉजिटिव अल्फाज सुनने को मिले। कुरान ने उनको रोल मॉडल बना के पेश किया। उन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह अगर यूसुफ को ले गए हैं तो उसको वापस ले आएंगे। और फिर एक आयत में हमें पता लगता है, उन्होंने कहा कि जब उनका दूसरा बेटा चला गया, बिन्यामीन भी चला गया था ना एक मौके पे, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह उसे भी ले आएंगे और बिन्यामीन को भी वापस ले आएंगे, और एग्जैक्टली ऐसा हुआ। सो ये होता है एम्पावर्ड इंडिविजुअल, और इनको नॉलेज था। अगर नॉलेज ना होता तो शायद इसी तरह होता जिस तरह से आज सोसाइटी में हो रहा है। सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ टू हैव नॉलेज। देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना कि and that man shall have nothing but what he strives for, वन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान को वो मिलेगा जिस चीज़ की वो स्ट्रगल करता है। ओके, अगर आप अच्छी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करेंगे आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, अगर आप बुरी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करेंगे आपको बुरी चीज़ मिलेगी। ऐसा नहीं होता कि घर बैठे बैठे जो है ना वो काम हो जाता है। यू हैव टू स्टैंड अप। जब कोई मुश्किल आ गई है आपको अपना थिंकिंग टैंक ऑन करना है और अल्लाह से मदद भी तलब करनी है। मुसलमान के पास तो एक एक्सेसिव एडवांटेज है एक्स्ट्रा। गोरे तो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं ना, वो अपने आप को मोटिवेट करते हैं, स्टैंड अप होते हैं, फिर भी मुश्किलात आती हैं उन्हें। बट मुसलमान के पास तो एक डायरेक्ट शॉर्टकट है, दैट इज़ द हेल्प ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पॉइंट ये है कि स्ट्रगल है, स्ट्रगल। अगर आप स्ट्रगल के लिए रेडी नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लोग हमारे पास आते हैं कि जी मेरे से टाइम नहीं मैनेज होता, तो पहला सवाल मेरा ये होता है, क्या आप टाइम मैनेज करना चाहते हैं? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप करना ही नहीं चाहते तो फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको बुक्स रिकमेंड कर दूंगा, टिप्स बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते, सो हाउ यू विल मैनेज टाइम? तो डिज़ायर हैज़ टू बी देयर, ओके, और स्ट्रगल हैज़ टू बी देयर। आप अपना रिलेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर हैं तो फिर ठीक है, फिर ये इसका हल है।
बजाय के रोने धोने के और कंप्लेन करने के, वो जो 3 डेडली सीज मैंने आपको बताए हैं, कम टू द सोल्यूशन। ओके राइट, अब पहली जो चीज़ है एम्पावरमेंट में, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। बॉटल है, और अगर कोई बिजनेस का स्टूडेंट यहाँ पे है उसको पता होगा एक वैल्यू एडेड फ्यूचर होता है, एक नॉन वैल्यू एडेड फ्यूचर होता है। वैल्यू एडेड फ्यूचर है कि जिस पे काम करके सेल्स बढ़ जाएंगी। नॉन वैल्यू एडेड मैटर करता है लेकिन इतना नहीं करता, सेल्स बढ़ सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। तो बॉटल की शेप है और ऑब्वियसली कोक का टेस्ट है। व्हाट डू यू थिंक, कोक का टेस्ट वैल्यू एडेड है कि बॉटल की शेप? कोक का टेस्ट वैल्यू एडेड है, राइट। अगर बॉटल की शेप में जैसी मर्ज़ी बना दूं, जो मर्ज़ी शीशा यूज़ कर लूं, जैसी मर्ज़ी शेप कर दूं, लेकिन कोक का जायका ही अच्छा नहीं है तो कोक कोई नहीं पिएगा। माइलो को मैं जैसा मर्ज़ी डब्बा बना दूं, स्ट्रॉ जैसा मर्ज़ी बना दूं, लेकिन माइलो का टेस्ट डाउन जा रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेल्स कम हो जाएंगी। ओके, सो इंसान भी इसी तरह है, और ये एग्जांपल्स हमें मिलती हैं कि इंसान का जिस्म जो है या इंसान की जो आउटलुक है, इट्स अ नॉन वैल्यू एडेड फ्यूचर, जबकि वैल्यू एडेड फ्यूचर उसका रूह है और उसका जो कैरेक्टर है वो एक वैल्यू एडेड फ्यूचर है। 3rd क्लास डिग्री हर जगह चल जाएगी, सिफारिश लग जाएगी, ओके, तुक्का लग जाएगा, लक चल जाएगी, बट 3rd क्लास कैरेक्टर कहीं नहीं चलेगा। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो फैमिली का सिनेरियो हो, रिलेशनशिप्स हो, अगर आप में कैरेक्टर कुछ वीकनेसेस हैं जो कि सब में होती हैं तो उनको ओवरकम करना पड़ेगा, उनके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। ओके, तो पहली चीज़ है रियलाइजेशन कि असल में बात यह है कि ये चीज़ मैटर ज़्यादा करती है। लोगों के सबसे पहले इधर लाएं रियलाइजेशन पे। जब भी काउंसलर्स लोगों से बात करते हैं ना तो उन्हें पहली चीज़ रियलाइज़ करवाते हैं कि भाई इसकी ज़रूरत है ना, आपको है, तो लेट्स नाउ वर्क ऑन इट। ओके, हमारा मसला ये कि हम उन्हें रियलाइज़ करवाए बगैर हम उन पे बाल्टी फेंक देते हैं और काम उल्टा हो जाता है। उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तलब ही नहीं है, ना वो चीज़ चाहते हैं। हम उनके पास बैठ के जो है उन्हें आयात सुना रहे होते हैं, हदीस सुना रहे होते हैं, ईमान अफरोज़, दे कांट रिलेट टू इट, ट्रस्ट मी, उनके ऊपर से गुजर रही होती हैं। क्यों? बिकॉज दे विल से कि मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मैं तो मूवीज़ देखता हूँ, मैं तो इधर जाता हूँ, उधर जाता हूँ, मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। पहले उन्हें इस पॉइंट पे लेकर आओ कि व्हाट इज़ द वैल्यू एडेड फ्यूचर, काम किस पे करना है और तुम किस पे कर रहे हो। ओके, सो एम्पावरमेंट के लिए पहली चीज़ देयर हैज़ टू बी अ रियलाइजेशन, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। इससे मुझे एक एक्सरसाइज याद आई, एक एक्टिविटी याद आई। बात कैरेक्टर की हो रही है ना, सो लेट्स डिफाइन कैरेक्टर। व्हाट्स अ गुड कैरेक्टर? हु विल टेल मी व्हाट्स अ गुड कैरेक्टर? दिस इज़ एन एक्सरसाइज। मुझे आप बताइए, एक एक एट्रीब्यूट बताइए गुड कैरेक्टर का। शाबाश, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू गाइज। कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर किसे कहते हैं? ऑनेस्ट, गुड। गुड मैनर्स, गुड मैनर्स इज़ अ वेरी जनरल टर्म, सो व्हाट इज़ मेंट बाय गुड मैनर्स? सच बोलना, ओके। और रिलायबल, ओके, ठीक है, 3 चीज़ें, ऑनेस्ट, रिलायबल और ट्रस्टवर्दी। इधर से, सॉरी, पेशेंस, एक्सीलेंट, और काइंड हार्टेड, गुड। गुड कैरेक्टर की, और इसके अलावा आपने पता होना चाहिए ना, आपने सेलेक्ट करने हैं लाइफ पार्टनर्स अपनी बहनों के लिए और बेटियों के लिए, तो व्हाट्स अ गुड कैरेक्टर, क्या देखेंगे? हार्ड वर्किंग, कमिटेड, गुड, और इंटेग्रिटी। डिफाइन इंटेग्रिटी प्लीज। फुलफिलिंग प्रोमिसेस, राइट। मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, बेसिकली। ओके, गुड। इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ठीक है, गुड मैनर्स, ऑल दीज थिंग्स। अब हम कुरान से डेफिनेशन लेते हैं गुड कैरेक्टर की। कुरान ने लिटरली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैरेक्टर को डिफ़ाइन किया। एज सच कोई आया नहीं है उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की, लेकिन आयात को पढ़कर पता लगता है कि कुरान एम्फेसिस किस पे ज़्यादा डाल रहा है, किस चीज़ पे एम्फेसिस ज़्यादा है कुरान का। पहले वेस्ट को देखते हैं। वेस्ट में, विल यू एग्री, मैंने भी थोड़ी रिसर्च की है, वेस्ट में टॉप के जो ट्रेट्स हैं कैरेक्टर के, उनमें सबसे पहले ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, पंक्चुअलिटी है और डिसिप्लिन है। क्या ख्याल है? और ये चीज़ें उनमें हैं भी, लाइंस में खड़े होते हैं, डिसिप्लिन हैं, लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, सारी अच्छी क्वालिटीज़ उनमें हैं जी। डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी मीन्स मैन ऑफ प्रिंसिपल, ओके। हर किसी के कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इवन जानवर के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जिस शख्स के कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, इसका मतलब वो जानवर से भी बदतर है, और हमारी यूथ लिटरली ऐसी है कि उनके कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, ओके। सो मैन ऑफ इंटेग्रिटी,
डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और ऑनेस्टी। ये 4 कैरेक्टर ट्रेट्स हैं जो देखा गया है कि वेस्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और इनको टॉप पे लाया जाता है और लाना भी चाहिए। और आपसे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी ये 4 चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं। बल्कि हमारे यहाँ जो लिबरल क्लास है वो इन्हीं 4 की एग्जांपल्स बार बार देते हैं ना, कि देखो वेस्ट में ऑनेस्टी कितनी है, वेस्ट में पंक्चुअलिटी कितनी है, वेस्ट में कितना ज़्यादा नज़्म ज़ब्त है, वेस्ट में जो है वो इंटेग्रिटी कितनी ज़्यादा। इट्स ट्रू। हाउएवर जो हमने ट्रेड्स डिफ़ाइन किए हैं ना, और मैंने कहा कि हमारे लिबरल्स इन चीज़ों से बहुत इम्प्रेस हैं, राइट। और देखें, ऐसी बात नहीं है, ये चीज़ें मैंने फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में नोटिस की भी हैं। मैंने एक अमेरिकन कंपनी में काम किया और मैंने उनमें बहुत से अच्छे मैनर्स देखे हैं। ओके, हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट है, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसकी तरफ मैं इंशाल्लाह आ रहा हूँ। ओके, देखें, वेस्टर्न ऑथर ही एक है, उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि यूजुअली वेस्ट में ये चीज़ों को बहुत प्रमोट किया जाता है, लेकिन अगर ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, पंक्चुअलिटी और ये चौथी चीज़ मैंने क्या बताई थी, डिसिप्लिन, ये चीज़ें अगर कैरेक्टर में टॉप के ट्रेट्स हैं तो हिटलर की आर्मी का सबसे अच्छा कैरेक्टर था, क्योंकि हिटलर की आर्मी सबसे डिसिप्लिन थी। सुबह सुबह उठ जाते थे, रात को टाइम पे सो जाते थे, लाइंस बनाते थे, वेरी वेल डिसिप्लिन, ऑनेस्ट, अपने मिशन के साथ, हिटलर के साथ, अपनी कंट्री के साथ एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, बल्कि दूसरों के साथ भी। यानी कि जब उनसे कोई क्वेश्चन होता था ऑनेस्टली आंसर करते थे, झूठ नहीं बोलते थे। इंटेग्रिटी, मैन ऑफ प्रिंसिपल, जो उनके प्रिंसिपल थे, जो भी थे, 2 नंबर प्रिंसिपल्स थे, जो भी उनके फ्लॉड प्रिंसिपल्स थे, उनके साथ वो बहुत ज़्यादा इंटेग्रिटी थी उनकी। एंड देन व्हाट वाज द 4th वन, पंक्चुअलिटी, एक्सट्रीमली पंक्चुअल, राइट। तो वो खुद इस चीज़ को रद्द कर रहा है कि वेस्ट में ये जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, बेसिकली ये अच्छे कैरेक्टर को सही से डिफाइन नहीं करते। येस, दे आर पार्ट ऑफ गुड कैरेक्टर, बट दैट्स नॉट ऑल। कुछ और चीज़ें भी हैं। अब भाई ने जो बात की, मैं उसको इस तरह से लूँगा कि वेस्ट को कंट्रोल इस वक्त लॉज ने किया हुआ है, स्ट्रिक्ट लॉज ने। आप वहाँ से एक दिन लॉ हटा दें और उसके बाद देखें वो एक दूसरे को खा जाएंगे, सीधी सी बात है, जो कि हमने एग्जांपल्स भी देखी, जो ब्लैकआउट इन्होंने मेंशन किया। जबकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उन्होंने दिलों को चेंज किया था आगे। लॉज तो थे ही, लॉज की भी ज़रूरत है, बट असल में दिल चेंज हुए थे। मैं जब भी बैठता हूँ किसी के पास, पीपल ऑफ अदर साइड, वी कीप सिटिंग विद देम, तो कुछ बातें उनकी एग्री करनी पड़ती हैं, कुछ वो सोसाइटी के इश्यूज़ हमें बताते हैं, हम रद्द नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम्स हैं। हमारे रिलीजियस क्लास के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो वो पॉइंट आउट करते हैं, और फिर हम उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स बताते हैं जिनसे वो भी एग्री करते हैं। एक रिसेंट मेरी जो सिटिंग हुई थी उसमें उन्होंने यही कोट किया कि वेस्ट ने ह्यूमैनिटी पे बहुत ज़्यादा काम किया, ह्यूमैनिटी पे उनका बड़ा वो है, ह्यूमैनिटी को उन्होंने जो है कितना प्रमोट किया है, और आज देखें ब्लैक प्रेसिडेंट उन्होंने बना दिया, वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने कहा कि वेस्ट में ये ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ये सारी वैल्यूज़ हैं। तो मैंने उनको यही कोट किया था कि आप वेस्ट से लॉज हटा दें एक दिन के लिए, और फिर आप मुझे बताएं कि वहाँ पे क्या बचता है। सिमिलरली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल, कि वो जब आए तो उन्होंने लिटरली किरदार ही चेंज कर दिए, बिल्कुल जो है 180 डिग्री सब कुछ चेंज हो गया। गुस्सा जो जिसको था उसने छोड़ दिया, शराब जो पीता था उसने छोड़ दी। जबकि वेस्ट इस चीज़ के लिए अभी तक स्ट्रगल कर रहा है, उन्हें थेरेपीज़ की ज़रूरत होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और उन्हें बहुत ज़्यादा लॉज की ज़रूरत होती है। ओके, जबकि जो मुस्लिम है वो इन चीज़ों से बरी है, उसे सिर्फ खुदा खौफी होती है, और खुदा खौफी की बेसिस पे वो बहुत कुछ करता है, राइट। तो ये पॉइंट हमारा जो था ना कि कैरेक्टर इज़ नॉट अबाउट दिस। सो व्हाट इज़ कैरेक्टर अबाउट? इसका ये मतलब नहीं है मैं रद्द कर रहा हूँ ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ये बहुत अच्छे ट्रेट्स हैं, और मुसलमानों में ये ना हो तो वो बहुत बुरा इंसान लगता है जिसमें ये ट्रेट्स ही नहीं। जो क्या फ़ायदा है कि नमाज़ आप पढ़ें और आप ऑनेस्ट नहीं हैं, नमाज़ आप पढ़ें और नमाज आपको डिसिप्लिन ही ना सिखाए, आप दूसरों की जूतियाँ कुचलते हुए, उन पे कीचड़ लगाते हुए, उन पे पाँव उनको रोनते हुए आप गुज़र जाएं मजमे में से, तो क्या फ़ायदा। नमाज ने इसका मतलब आपको जो है वो चीज़ नहीं सिखाई जो नमाज ने सिखानी चाहिए थी। ऑल्दो आपकी इबादत जो है वो कबूल हुई कि नहीं, अल्लाह नोस बेस्ट। बट कैरेक्टर एज डिफाइंड इन द कुरान, फर्स्ट ट्रेट जिसको सबसे ऊपर इस्लाम ने रखा है, को क्या चीज़ होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? तकवा एक ठीक है, बहुत अच्छा एक तकवा कैरेक्टर ट्रेट है, या ये एक वे है टू गेट नियरर टू अल्लाह? व्हाट इज़ इट? व्हाट डू यू थिंक? इट्स बेसिकली अ वे। यस, इट कैन बी बोथ। ठीक है, तकवा को हम ले आएंगे इंशाल्लाह लिस्ट में। और इसके अलावा जो है
सच्चाई, ओके। देखें कुरान में जो एम्फेसिस है, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है एक ट्रेट पे, वो है किस्त। व्हाट इज़ किस्त? जस्टिस, दैट्स इट। बहुत ज़बरदस्त ट्रेट है जस्टिस। क्यों? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। सूरह निसा में एम्फेसिस है इस पे कि ए ईमान वालों, ओ यू बिलीव, बी जस्ट इवन इफ इट गोज अगेंस्ट योर ओन किन, इवन इफ इट गोज अगेंस्ट योर ओन फैमिली। आपको पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस आया को करार दिया है कि ये आया जो है इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ जस्टिस। दिस आया, इससे ज़्यादा परफेक्ट एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। अब जस्टिस क्या है? जस्टिस को हम इस हदीस से समझें कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नन ऑफ यू ट्रूली बिलीव्स, तुम में से कोई शख्स तब तक ईमान नहीं लेकर आता अनटिल ही विशेस फॉर हिज ब्रदर व्हाट ही विशेस फॉर हिमसेल्फ। ये है किस्त, ये है जस्टिस। जो बंदा अपने लिए बुराई नहीं चाहता, क्या वो दूसरे के लिए चाहेगा? नहीं। जो बंदा अपने लिए पेन नहीं चाहता, क्या वो किसी और के लिए चाहेगा? नहीं। जो बंदा अपने लिए ज़्यादती नहीं चाहता, क्या वो किसी और के लिए चाहेगा? नहीं। जो बंदा अपने लिए फ्रॉड नहीं चाहता, क्या किसी के लिए चाहेगा? नहीं। जो बंदा अपने लिए जो है वो किसी किस्म की इमोशनल पेन नहीं चाहता या किसी किस्म का और फ्रॉड नहीं चाहता, किसी के लिए नहीं चाहेगा। तो आधे प्रॉब्लम्स तो यहीं ख़त्म हो जाएंगे अगर हम जस्टिस वाला एक एट्रीब्यूट अडॉप्ट कर लें। और ये कैसे अडॉप्ट होगा? तकवा, दैट्स द एक्चुअली मैकेनिज़्म। ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं ना, तकवा इनको यील्ड करता है। तकवा को हम सबसे ऊपर रखेंगे एज ए आर्मर, कि उस आर्मर को जब आप पहन लेंगे तो आप में जस्टिस आ जाएगा और ये जो बाकी मैं क्वालिटीज़ बताने लगा हूँ ये भी आप में आ जाएंगी। तो पहली चीज़ जो टॉप पे हम रखते हैं वो है जस्टिस, किस्त, कि अल्लाह ने कहा कि बी जस्ट इवन इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट योर फैमिली। और ये सबसे मुश्किल बात है। बड़े कम लोग होंगे जो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाएंगे। जब आपकी फैमिली गलत हो तो पहली कोशिश ये होती है कि उसको डिफेंड करें, अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को। बड़े कम लोग हैं जो नहीं करेंगे, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। सो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और यही चीज़ असल में जो है हाईएस्ट एक ट्रेट है कैरेक्टर का, कि ये बंदा बहुत आला दर्जे पे है, यानी ये जस्टिस कर रहा है। और तमाम अंबिया में ये क्वालिटी टॉप लेवल पे थी कि जस्टिस उन्होंने बहुत ज़्यादा किया। व्हाट अबाउट सेकंड वन? दैट्स बिकॉज उनकी सिविलाइजेशन का एक पिलर इंडिविजुअलिज्म है और उनके एजुकेशन सिस्टम में, उनके मीडिया में इंडिविजुअलिज्म जो है वो पाया जाता है। और जाहिर है जो आपकी सिविलाइजेशन के पिलर्स होंगे ना, वही पर्सनैलिटीज़ बनेंगी। तो इस्लाम में जो एक पिलर है वो कलेक्टिविज़म है, वो इंडिविजुअलिज्म नहीं है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा था कि नेबर जो है, बल्कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिब्राइल इतना मुझे फोर्स करते गए नेबर के ऊपर कि मुझे डर था कि इनहेरिटेंस में कहीं हिस्सा ना दे दें नेबर को। सो एक कलेक्टिविज़म है। बट देखें, मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरह की बातें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, बट इन चीज़ों का ना बहुत जनरल स्वीपिंग लेते हैं हम दी अदर साइड। जब हम उनमें बैठेंगे ना और हम उन्हें कहेंगे कि वेस्ट में ये होता है, तो हमारे पास कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है इसको प्रूव करने का कि वाकई ही ऐसे होता है। हम कह ये सकते हैं कि प्रूव ये कर सकते हैं कि उनकी सिविलाइजेशन का एक पिलर इंडिविजुअलिज्म है, जो कि कहाँ से पता लगता है? उनके अकाबिर को पढ़ के, कार्ल मैक्स को पढ़ के, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला था ये चार्ल्स डार्विन को पढ़ के, हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ के, मैक्स वेबर को पढ़ के। इन एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो फादर है वो मैक्स वेबर है, और ये सारा ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर लेकर आया। ये सारा आज आपको जो एजुकेशन सिस्टम नज़र आता है ना, और ये सारा जो आपको आज गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर स्केल सिस्टम नज़र आता है, और ये यूनिवर्सिटीज़ में एक स्केल सिस्टम बना हुआ है कि पहले 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, सारा मैक्स वेबर को क्रेडिट जाता है। तो मैक्स वेबर के व्यूज़ पढ़े ना जाके कि वो इंडिविजुअलिस्टिक था। हम इसको सपोर्ट करेंगे इस तरह से, अगर हम एक जनरल स्टेटमेंट दे देंगे ना कि वेस्ट में तो जी सारे दरिंदे हैं, और वेस्ट में तो जो है ना वो एक दूसरे को खा जाएंगे, और वेस्ट में जो है वो इस तरह होता है उस तरह होता है, तो बात एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे वो अगले। वो कहेंगे कि ये इमोशनल हो रहे हैं और इनके पास एक क्रेडिबिलिटी नहीं है बोलने की, क्योंकि कुछ लोग शायद वेस्ट में रहकर आएँ और उनके बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस हों। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मेरे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, तो सारे बुरे नहीं होते, लेकिन हाँ उनका पिलर जो है वो ऐसा है। तो हम क्रेडिबिलिटी पे बात करें, ओके, हम अपना एक सब्सटेंशियल एविडेंस लेकर आएँ कि आपके अकाबरीन की तरफ देखा जाए तो उन्होंने ये चीज़ थोपी आप पे, इसलिए आपकी सोसाइटी में ये चीज़ पाई जाती है। तो अगर हम लोगों को हिट करेंगे तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि जस्ट टू ब्रिज द डिफरेंसेस, ओके, हमें थोड़ा और अप्रोच से आना पड़ेगा, राइट।
observation of eyewitness again is a credibility. Like you spend इसको वो कह देंगे ना आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, यस तो यू कैन कोट, मैं ही नहीं कह रहा नहीं कर सकते, शायद कहीं चल जाए, बट एकेडमिक लेवल पे, क्योंकि हमने एकेडमिक लेवल पे जाके समझानी है ये बातें, तो एकेडमिक लेवल पे दे